हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। आज के इस वीडियो सेशन में हम फरवरी थर्ड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ, हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है, हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंड ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। ये सब कुछ आपको करंट अफेयर्स फंड ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद आप इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। Who became the first woman traveling ticket examiner (TTE) assigned tour duty on the Darjeeling Himalayan Railway? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर टूर ड्यूटी के लिए नियुक्त होने वाली पहली महिला ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर कौन बनी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, सरिता योल्मो। सरिता योल्मो ये फर्स्ट वुमेन ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर बनी है जिन्हें टूर ड्यूटी असाइन की गई है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत आता है। जो ये दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे है, इसे गुवाहाटी हेडक्वार्टर्ड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे द्वारा ऑपरेट किया जाता है। एशिया का ओल्डेस्ट 2 फुट नैरोगेज सिस्टम है। 88 किलोमीटर लॉन्ग है। 6870 फीट की ऊंचाई पर न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक ये जाता है, वेस्ट बंगाल। और इसको इस्टेब्लिश किया था 1881 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको दिया गया दिसंबर 1999 में। What was India's year-on-year retail inflation rate in January 2026 CPI base year 2024? जनवरी 2026 में भारत की वार्षिक खुदरा मुद्रास्फीति दर CPI आधार दर 2024 क्या थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है 2.75%। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जितना भी इसमें हम एक्सप्लेनेशन के हिस्से में देखेंगे, जितना भी पार्ट, सब आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्योंकि ये बेसिकली जो बेस ईयर हैं वो चेंज किए गए हैं, चाहे जीटीपी का हो, सीपीआई का हो, आईआईपी का हो। देखिए, भारत की जो ईयर ऑन ईयर रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से देखें, और अब इसका बेस ईयर भी रिवाइज कर दिया 2024 बेस ईयर के साथ देखें, तो रिटेल इन्फ्लेशन रेट 2.75% रही है जनवरी 2026 में, अगर हम जनवरी 2025 से कंपेयर करते हैं। ऐसा डेटा जो रिलीज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा, उसमें बताया गया है। तो रूरल एरियाज़ में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.73% हो गई है, और अर्बन एरियाज़ में 2.77% हो गई है। तो ये जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रेट है इन ऑल इंडिया कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के बेसिस पर, ये 2.13% रही है जनवरी में। रूरल फूड इन्फ्लेशन 1.96% रही है, और अर्बन फूड इन्फ्लेशन 2.44% रही है। ठीक है, पहले तो हमने रिटेल इन्फ्लेशन देखा, ये हम फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। हाउसिंग इन्फ्लेशन की बात करें जनवरी में, तो ये 2.05% रही है। रूरल हाउसिंग इन्फ्लेशन 2.39% रही है। अर्बन हाउसिंग इन्फ्लेशन 1.92% रही है। पहली बार जो डेटा है उसमें रूरल हाउस रेंट को भी इंक्लूड किया गया है। शार्प प्राइस देखने को मिला है इन्फ्लेशन में, अगर हम सिल्वर ज्वेलरी की बात करें और गोल्ड ज्वेलरी की बात करें। सीपीआई बेस ईयर को रिवाइज किया गया है, 2012 पहले हुआ करता था, अब 2024 कर दिया गया है। और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से डेटा लिया गया है। अच्छा, इस रिवाइज फ्रेमवर्क के तहत जो क्लासिफिकेशन है, अभी ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस 2018 है, उसको फॉलो किया जा रहा है। 12 डिवीजन हैं इसमें, पहले 6 ग्रुप होते थे, 12 डिवीजन किया गया है। जो इसमें शेयर है फूड एंड बेवरेजेस का, ये डिक्लाइन हुआ है, 36.75% हो गया, पहले 45.86% था। और जो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हाउसिंग, यूटिलिटीज, पर्सनल केयर, इनका वेट बढ़ा है। सीपीआई बास्केट भी एक्सपेंड हुई है, यानी कि इसमें जो टोटल आइटम है वो 358 है। 308 गुड्स और 50 सर्विसेज, तो 358 आइटम्स हैं, पहले 299 हुआ करते थे।
12 डिविजन्स, 43 ग्रुप्स और 92 क्लासेस में ऑर्गेनाइज्ड हैं। प्राइस कलेक्शन को भी अब विस्तृत क्षेत्र देखने को मिला है। 1465 रूरल मार्केट्स इसमें कवर किए गए हैं, 1395 अर्बन मार्केट्स। न्यूली एडेड आइटम्स में जैसे इसमें एयरपोर्ट्स हैं, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस, एयर प्योरीफायर, ई कॉमर्स परचेज, इंटरनेशनल एयरफेयर्स। आउटडेटेड आइटम जैसे लाइब्रेरी चार्जेस, रेडियो एंड हॉर्स कार्ड फेयर, इनको रिमूव कर दिया गया है। पहली बार 12 ऑनलाइन मार्केट्स से प्राइजेस यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, ऐसे सिटीज से जहाँ पर पॉपुलेशन 2.5 मिलियन से अधिक की है। बेस ईयर विल बी रिवाइज एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में बेस ईयर रिवाइज किया जाएगा। और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे कंडक्ट किया जाएगा हर तीसरे साल में। तो जो न्यू सीरीज है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी की, इसका बेस ईयर 2022-23 रहेगा। न्यू सीरीज सीपीआई जो अभी हमने इसमें पढ़ा है वो 2024 है। न्यू सीरीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईपी, ये 2022-23 रहेगा। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। टॉप 5 स्टेट्स की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक की है और इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा जिस राज्य में रही है जनवरी 2026 में, वो तेलंगाना है, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान, फिर कर्नाटक। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें जो सीपीआई 2024 है इसमें किस किस आइटम को सबसे ज़्यादा वेट मिला है। तो फूड एंड बेवरेज का सबसे ज़्यादा वेट है 36.75%। ये आपसे क्वेश्चन वो पूछा जा सकता है। फिर हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड अदर फ्यूल्स है। फिर ट्रांसपोर्ट, फिर क्लोथिंग एंड फुटवेयर एंड हेल्थ, फिर पर्सनल केयर एंड मिसलेनियस गुड्स, फिर फर्निशिंग एंड हाउस होल्ड मेंटेनेंस, फिर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, फिर एजुकेशन सर्विसेज, फिर रेस्टोरेंट्स एंड एकोमोडेशन, फिर पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स, फिर रिक्रिएशन, स्पोर्ट एंड कल्चर। लोवेस्ट वेट है इसका 1.52%। विच गवर्नमेंट ओन लैंडर बिकेम द फर्स्ट मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया। भारत में कौन सा सहकारी ऋणदाता चौथी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया। राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ओन लैंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारे देश की फोर्थ मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस की मार्केट कैपिटलाइजेशन को पीछे छोड़ दिया है और 10.9 लाख करोड़ रुपीस हो चुकी है। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, उसके बाद फिर एचडीएफसी बैंक है, फिर भारती एयरटेल है। विच कंपनी एक्वायर 52.63% ऑफ गवर्नमेंट्स होल्डिंग इन आरईसी लिमिटेड। किस कंपनी ने आरईसी लिमिटेड में सरकार की 52.63% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 52.63% जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है आरईसी लिमिटेड में, उसको एक्वायर कर लिया है और इस तरह से आरईसी इसकी सब्सिडरी बन गई है अब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ये ऑपरेट करती है। महारत्न का स्टेटस को दिया गया 2021 में। विच इन्वेस्टमेंट ग्रुप विल एक्वायर अ मेजॉरिटी स्टेक इन नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड। कौन सा निवेश समूह नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी हासिल करेगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है, कार्लियल एशिया पार्टनर्स। तो कार्लियल एशिया पार्टनर्स स्ट्रेटेजिक मेजॉरिटी स्टेक हासिल करेगा नीडो होम फाइनेंस लिमिटेड में, जो कि होली ऑन सब्सिडरी है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। 2100 करोड़ रुपए की पूरी डील रहने वाली है। Which institution signed an MOU with Indian Overseas Bank for Executive Education and Capacity Building? किस संस्थान ने कार्यकारी शिक्षा और क्षमता निर्माण के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, IIM कोझिकोड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड, IIM कोझिकोड और इंडियन ओवरसीज बैंक, इन्होंने MOU साइन किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक का जो सीनियर लीडरशिप है, जो एग्जीक्यूटिव है, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, वर्कशॉप्स के लिए। So under the MOU, IIM Kozhikode through its Kochi campus and Indian Overseas through its staff college and newly inaugurated Center of Excellence will jointly work on developing and delivering high-impact learning interventions. The proposed enhanced loan limit for unsecured advances to urban cooperative banks will range between शहरी सहकारी बैंकों को दिए जाने वाले असुरक्षित ऋणों की प्रस्तावित बढ़ी हुई ऋण सीमा निम्न के बीच होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में। तो देखिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए अगर उनके लैंडिंग ऑपरेशन की बात करें, जो उधार देते हैं, तो आरबीआई ने जो इंडिविजुअल लोन लिमिट है अनसिक्योर्ड एडवांसेस के तहत उसे बढ़ाने की जो है पहल की है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की रहने वाली अनसिक्योर्ड लैंडिंग जो दे सकते हैं लोग। बैंक के साइज पर डिपेंड करेगा। पहले 25,000 से 5 लाख तक की थी, अब 5 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए तक का लोन ये लोग दे सकते हैं, अनसिक्योर्ड लोन।
अच्छा, इंडिविजुअल अनसिक्योर्ड एडवांसेस की बात करें, टीयर 1 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं जिनका डिपॉजिट 100 करोड़ रुपए तक का है, और फिर टीयर 2 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की बात करें 100 करोड़ से 1000 करोड़, ठीक है, इनका 5 लाख रहने वाला है, 5 लाख से 7 साढ़े 7 लाख। फिर टीयर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो हैं, ठीक है, और टीयर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है इनके लिए लोन लिमिट 10 लाख रुपए तक की रहने वाली है। The central bank also proposed to revise the aggregate ceiling for unsecured advances to 20% of total loans and advances from the extra ceiling of 10% of total assets. अपने टोटल एसेट्स का 20% भी ये लोग लोन एडवांसेस में दे सकते हैं। अभी तक केवल 10% है। Further, the lending limit to nominal members of purchase of consumer durables is also proposed to be enhanced to 2.5 lakh rupees per borrower. According to RBI's amended directions, banks can accept which items as collateral from MSE, Micro and Small Enterprises borrowers. RBI के संशोधित निर्देशों के अनुसार बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम उधारकर्ताओं से किन वस्तुओं को गिरवी के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है गोल्ड एंड सिल्वर। तो बैंक गोल्ड एंड सिल्वर को कोलेटरल के तौर पर एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वॉलंटरी एमएसए यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बोरोवर्स द्वारा उसको गिरवी रखे जा रहे हैं अपने लोन लेने के लिए, ठीक है, और कोलेटरल फ्री लिमिट रहेगी 20 लाख रुपए तक की। ऐसा भी डायरेक्शन आरबीआई ने जारी किए हैं एमएसएमई सेक्टर के लिए, उसमें बताया गया है। बैंक्स में on basis of good track record and financial position of the MSME units increase the limit for loans up to 25 lakh rupees per their internal policy। 25 लाख रुपए तक का भी लोन वो दे सकते हैं बैंक्स एमएसएमई को। बजाज लाइफ इंश्योरेंस हैज पार्टनर विद विच कंपनी फॉर लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने जीवन बीमा समाधानों के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन डी है मेरा एसेट शेर खान। बजाज लाइफ इंश्योरेंस ने मेरा एसेट शेर खान के साथ पार्टनरशिप की है लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के लिए। जो भी है मेरा एसेट शेर खान है, इसके जो कस्टमर बेस है उन सभी को। ट्रांजैक्शन थ्रू यूपीआई इन जनवरी 2026 टच्ड अ रिकॉर्ड वैल्यू ऑफ 28.33 लाख करोड़ रुपीस। तो जनवरी 2026 में यूपीआई के माध्यम से जो लेन देन हुए हैं उनका मूल्य रहा 28.33 लाख करोड़ रुपए। तो ट्रांजैक्शन जो हुए हैं यूपीआई के जरिए 28.33 लाख करोड़ रुपीस रही है वैल्यू टर्म में देखें, और अगर हम वॉल्यूम टर्म में देखें तो 21.70 बिलियन हुए हैं। यानी कि टोटल ट्रांजैक्शन कितने हुए हैं 21.70 बिलियन, और इनकी वैल्यू कितनी रही है 28.33 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, जनवरी की हम बात करें ऐसा एनपीसीआई ने बताया है। दिसंबर में कितनी थी ये वैल्यू 27.97 लाख करोड़। ग्रोथ देखने के लिए किस प्रतिशत की। एवरेज डेली ट्रांजैक्शन जनवरी में 700 मिलियन हुए हैं। एवरेज वैल्यू जो रही वो 91,433 करोड़ रुपए की रही है। Who has been appointed as the new chairman of Gujarat International Finance Tech City Company Limited, GIFT City? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है उदय कोटक। गुजरात गवर्नमेंट ने उदय कोटक जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, इन्हें नया चेयरमैन नियुक्त किया है गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड यानी गिफ्ट सिटी का, और इस पद पर ये हसमुख अदिया को रिप्लेस कर रहे हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी कंपनी लिमिटेड गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रमोटेड एक एंटिटी है। गिफ्ट सिटी को डेवलप और मैनेज करने से संबंधित है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गिफ्ट सिटी आप जानते हैं इंडिया की फर्स्ट ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है, एक ग्लोबल फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी हब है। द सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स विल हाउस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस। सेवा तीर्थ परिसर में निम्नलिखित में कौन सा कार्यालय स्थित होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स को इनोग्रेट किया है। इस सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, इन तीनों के ही ऑफिस होंगे। और एक प्लेक भी इन्होंने अनवील किया है जिसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में सेवा तीर्थ लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा है नागरिक देवो भव, सिटीजन इज अकिन टू गॉड। तो पीएमओ साउथ ब्लॉक जो कि रायसीना हिल पर है वहां से शिफ्ट हो रहा है सेवा तीर्थ पर। अच्छा, कैबिनेट सेक्रेटरी बिल्डिंग को कर्तव्य भवन से जाना जाता है। राजपथ को कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। रेस कोर्स रोड जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंस है उसे लोक कल्याण मार्ग से जाना जाता है। और राजभवन जहाँ पर गवर्नर रहते हैं राज्यों के
उसे लोक भवन के नाम से जाना जाता है। राजनिवास, जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह रहते हैं, उसे लोक निवास के नाम से जाना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर। द आरबीआई हैज इम्पोज्ड अ मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ व्हाट अमाउंट ऑन डीसीबी बैंक लिमिटेड। आरबीआई ने डीसीबी बैंक लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 29.60 लाख रुपीस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 29.60 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है डीसीबी बैंक लिमिटेड पर, क्योंकि आरबीआई के कुछ डायरेक्शंस थे, लोन्स एक्सटेंडेड अगेंस्ट प्लेज ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट एंड ज्वेलरी फॉर नॉन एग्रीकल्चर एंड यूजेस से संबंधित, जिनका अनुपालन इस बैंक ने नहीं किया है। आरबीआई ने और भी बैंकों पर पेनल्टी लगाई है, उन्हें भी देख लेते हैं। 32.50 लाख रुपीस की लगाई है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर। इसने भी आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं केवाईसी से संबंधित, उनका अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 3.80 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नवी फिनसर्व लिमिटेड पर। इसने भी आरबीआई के जो डायरेक्शंस हैं रिकवरी एजेंट से संबंधित, उनका सही अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 5.30 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई आईएफएल फाइनेंस लिमिटेड पर भी। इसने आरबीआई के जो एसेट क्लासिफिकेशन से संबंधित डायरेक्शन है, उनका अनुपालन नहीं किया। आरबीआई ने 63.60 लाख रुपीस की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है सीएसबी बैंक लिमिटेड पर। इसने भी जो आरबीआई की स्कोप ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन ऑफ बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट्स एंड कस्टमर सर्विसेज बैंक, इनका अनुपालन नहीं किया है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूनानी डे 2026? विश्व यूनानी दिवस 2026 का विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। वर्ल्ड यूनानी डे ये 11 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हकीम अजमल खान की, पहली बार 2017 में इसे बनाया गया था। हकीम अजमल खान एक जाने मानी यूनानी फिजिशियन है, स्कॉलर है, फ्रीडम फाइटर और सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। 2026 में वर्ल्ड यूनानी डे का थीम रहा इनोवेशन एंड एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस। व्हाट इज द थीम फॉर सेफर इंटरनेट डे 2026? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026 का विषय क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन डी है स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस। सेफर इंटरनेट डे ये फरवरी के सेकंड ट्यूसडे को मनाया जाता है और 2026 में 10 फरवरी को ये मनाया गया है। 2026 में इस डे का थीम रहा स्मार्ट टेक सेफ चॉइसेस एक्सप्लोरिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। Which wing of the Indian Army achieved a new world record on Mount Everest by achieving the largest single day summit push by a single organization? भारतीय सेना की किस शाखा ने एक ही संगठन द्वारा एक ही दिन में सबसे लंबी शिखर चढ़ाई करके माउंट एवरेस्ट पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आर्मी एडवेंचर विंग। इंडियन आर्मी का जो आर्मी एडवेंचर विंग है, उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है माउंट एवरेस्ट पर। तो सिंगल डे में ही इन्होंने जो है समिट को फतेह किया है, किसी भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सिंगल डे में सबसे बड़ा जो यात्रा या फिर सबसे बड़ा जो पूरी डिस्टेंस कवर की गई है, तो उसका रिकॉर्ड बनाया है। 49 क्लाइंबर्स एंड शेरपास ने सक्सेसफुली जो है इसके टॉप पर पहुंचे और ये ऑफिशियल वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफाई किया गया है। इंडियन आर्मी की सिल्वर जुबली एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान ये बनाया गया है। As per the draft guidelines issued by the RBI, banks can conduct acquisition financing of up to what percentage of their tier 1 capital? आरबीआई द्वारा जारी मसौदा दिशा निर्देशों के अनुसार बैंक अपनी टीयर 1 पूंजी के कितने प्रतिशत तक अधिग्रहण वित्त पोषण कर सकते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है 20%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि बैंक की जो टीयर 1 कैपिटल है उसका 20% तक ये फाइनेंस कर सकते हैं। देखिए, कोई कंपनी है वो एक्वायर करना चाहती है किसी कंपनी को, उसे पैसा चाहिए तो बैंक से भी पैसा ले सकती है, बैंक से फाइनेंस करा सकती है। तो बैंक उसको कितना पैसा दे सकता है? अपने टीयर 1 कैपिटल का 20% तक। पहले 10% प्रपोज था। Lenders can fund up to 75% of the acquisition value, enabling acquisition of both listed and unlisted entities subject to different guidelines. Alongside the 75% cap on acquisition value, यानी जो acquisition value है उसका 75% भी दे सकते हैं। मान लीजिए 100 का कोई 100 रुपये में कोई एक्वायर करना चाहता है तो 75 रुपया लेंडर भी दे सकता है। RBI also allowed banks to lend against government securities, foreign gold bonds, loan against shares, NCDs, mutual funds, units of ETFs and InvITs. The regulator has set 75% loan to value ratio against mutual funds, 60% for loan against share and NCDs, and 85% for debt mutual funds. Which city-based Indian Mercantile Cooperative Bank Limited's license has been cancelled by the RBI?
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस शहर स्थित इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है लखनऊ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड लखनऊ का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और इस तरह से अब ये कार्य नहीं कर रहा है ये बैंक, क्योंकि इसके पास इनएडिक्वेट अर्निंग प्रोस्पेक्ट्स हैं, यानी कि कमाई का कोई साधन नहीं है इसके पास। Veteran anchor Sarla Maheswari, who passed away recently, was primarily known for her association with which organization? हाल ही में दिवंगत हुई एंकर सरला माहेश्वरी मुख्य रूप से किस संगठन से अपने कार्य के लिए जानी जाती थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है दूरदर्शन। तो वेटरन दूरदर्शन एंकर रही हैं सरला माहेश्वरी, इनका निधन हो गया 71 की एज में। दूरदर्शन में इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था न्यूज अनाउंसर के रूप में 1976 में। जाने माने ट्रैवल राइटर, फॉर्मर नेवी कमांडर, पद्मश्री अवार्ड ह्यूज कैंटर, इनका भी निधन हो गया मसूरी उत्तराखंड में 95 की एज में। Which organization signed an agreement with Synergy Quantum India Private Limited to strengthen India's cyber security posture? किस संगठन ने भारत की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है सी डॉट। तो देखिए, भारत का जो साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी कि सी डॉट, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आता है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है सिनर्जी क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो कि एक सॉवरेन क्वांटम सिक्योरिटी कंपनी है और पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों ही डोमेन्स में। तो मिलकर ये ऑटोमेटेड टूल को डेवलप करेंगे जो डिटेक्ट कर सके, क्लासीफाई कर सके, रिपोर्ट कर सके क्वांटम वल्नरेबल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम इन टारगेटेड डिवाइसेस। Who launched a nationwide campaign कर्म योग फॉर एम्पावर्ड भारत ऑफ ब्रह्म कुमारीज इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में ब्रह्म कुमारियों द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान कर्म योग फॉर एम्पावर्ड भारत का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक नेशन वाइड कैंपेन लॉन्च किया है कर्मयोग फॉर एम्पावर्ड भारत, ब्रह्म कुमारीज का ये प्रोग्राम है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। ओम शांति रिट्रीट सेंटर प्रोग्राम की भी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इन्होंने लॉन्च की। Who released the latest edition of the Trade Watch Quarterly for quarter second of financial year 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही के लिए ट्रेड वॉच क्वार्टरली का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है नीति आयोग। तो सुमन बेरी वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, इन्होंने लेटेस्ट एडिशन लॉन्च किया है ट्रेड वॉच क्वार्टरली पब्लिकेशन का सेकंड क्वार्टर के लिए फाइनेंशियल 2025-26 के। और इसका जो इस बार जो थीम रहा वो इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से संबंधित रहा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट फुटप्रिंट है मोबाइल फोन्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट, इन सभी से संबंधित। तो भारत का जो शेयर है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिमांड में वो बढ़ा है, CAGR 17.2% रहा है, ग्लोबल ग्रोथ जबकि 4.4% की है 2015 से 2024 के बीच में। 2016-2024 के बीच में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है वो भी लगभग 5 गुना बढ़ा है हमारे यहाँ से, $42.1 बिलियन। Foreign direct investment equity inflow in the banking sector declined to how much by the end of financial 25? वित्त वर्ष 2025 के अंत तक बैंकिंग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में इक्विटी प्रवाह में कितनी गिरावट आई है? राइट आंसर ऑप्शन ए है $115 मिलियन। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्फ्लो जो बैंकिंग सेक्टर में FDI आई है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है और $115 मिलियन का डिक्लाइन देखने को मिला है फाइनेंशियल 25 के एंड तक। और फाइनेंशियल 23 में ये $898 मिलियन था। टोटल FDI इनफ्लो में इक्विटी इनफ्लो आती है, इक्विटी कैपिटल आती है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज की इन्वेस्टेड अर्निंग्स आती है और भी कैपिटल आती है। वेयर वॉज द ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 हेल्ड? ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क जो कि एक सिंगापुर हेडक्वार्टर प्लेटफॉर्म है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा स्टैब्लिश किया गया है इसने, और स्टार्टअप पॉलिसी फोरम भारत से इन्होंने एक MOU साइन किया है या कोलेबोरेशन किया है भारत का जो फिनटेक और डिजिटल इनोवेशन है उसको एक्सेलरेट करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर ग्रोथ प्रोग्राम्स चलाने के लिए। और ये पार्टनरशिप कहाँ साइन हुई? ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 में, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई है। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा द्वारा इसको आयोजित किया गया भारत नेत्र इनिशिएटिव के तहत GFTN के साथ मिलकर, यानी ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ मिलकर।
लिम्फेटिक फिलारिसिस इज कॉमनली नोन एज, लिम्फेटिक फिलारिसिस को आमतौर पर एलिफेंटियासिस के नाम से जाना जाता है। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा इन्होंने एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव कैंपेन लॉन्च किया है लिम्फेटिक फिलारिसिस के एलिमिनेशन के लिए। 12 आइडेंटिफाइड लिम्फेटिक फिलारिसिस एंडेमिक स्टेट्स की भी पहचान की गई है जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप है। इसे हम जो लिम्फेटिक फिलारिसिस है इसको एलिफेंटेसिस भी बोलते हैं। एक वेक्टर बोर्न डिजीज है जो कि फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा ट्रांसमिट होता है, जो कि पॉल्यूटेड और रुके हुए पानी में ब्रीड करते हैं। और इसको 2027 तक एलिमिनेट करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य है, जबकि एसडीजी में 2030 का लक्ष्य रखा गया है। जो ये लिम्फेटिक फिलारिसिस है ये 20 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 348 डिस्ट्रिक्ट में एंडेमिक है, मतलब वहाँ पर है ये। What was the unemployment rate in India in the third quarter of the financial 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत में बेरोजगारी दर क्या थी? राइट आंसर ऑप्शन बी है 4.8%। तो इंडिया का जो लेबर मार्केट है, ठीक है, उसमें रेजिलियंस देखने को मिला है थर्ड क्वार्टर में, अक्टूबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर 2025-26 में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3 क्वार्टर के लो स्तर पर रहा है, 4.8% रहा है, ऐसा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे डेटा में बताया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे जारी किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हम उन पर्सनस की बात करें 15 साल या उससे ऊपर के रूरल एरियाज में, ये 4% रहा है थर्ड क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में 4.4% था। अर्बन एरियाज में ये 6.7% रहा है, जबकि 6.9% ये पिछले साल था सेम पीरियड में। अच्छा, और कोई भी पर्सन अनएम्प्लॉयड कब है? जब उसके पास वर्क नहीं है, ठीक है, 1 घंटे का वर्क भी नहीं है, ठीक है, या फिर कोई भी किसी एक दिन का भी काम नहीं है किसी भी रेफरेंस वीक में, और वो कार्य ढूंढ रहा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की अगर हम बात करें तो ये 55.8% रहा है थर्ड क्वार्टर में, जबकि सेकंड क्वार्टर में 55.1% था। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ये भी डिक्लाइन देखने को मिला है, 14.3% रहा है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 14.8% था। जॉबलेसनेस अमंग यंग वुमेन की बात करें ये 16.6% रहा है, जबकि पहले 17% था। और जो यंग मैन में ये 13.5% रहा है, पहले 14.1% था। द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी वॉज इनोग्रेटेड एट विच प्लेस? पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है मोरान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी इनोग्रेट की है मोरान, आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। प्राइम मिनिस्टर पहले छबुआ पहुंचे, फिर वहां से इंडियन एयरफोर्स C-130J एयरक्राफ्ट में सवार हुए और इस इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे हैं। 40 मिनट का एक एरियल शो भी हुआ जिसे इन्होंने देखा। 100 करोड़ रुपए की फैसिलिटी से बनाई गई है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, और ड्यूल यूज रनवे है ये मिलिट्री और सिविलियन ऑपरेशंस के लिए। आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की फर्स्ट इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी 2021 में इनोग्रेट की गई थी राजस्थान के बारमार डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुमार भास्कर वर्मा सेतु को भी इनोग्रेट किया है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, गुवाहाटी असम में। हाउ मेनी राफेल फाइटर जेट्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर एक्विजिशन फॉर द इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम फ्रांस? भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मंजूर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 114। तो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसकी अध्यक्षता डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने की है, इन्होंने 3.6 लाख करोड़ रुपीस के जो एक्वायरिंग प्रपोजल है, एक्विजिशन प्रपोजल्स हैं, यानी कि जो खरीदने हैं मिलिट्री के लिए हमारे, उन्हें मंजूरी दी है। उनमें से 114 राफेल फाइटर जेट्स भी हैं जो हम फ्रांस से लेंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए, 90 इनमें से भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे, और 6 P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रिकॉन्सनेंस एयरक्राफ्ट भी हम बाय करेंगे यूनाइटेड स्टेट से नेवी के लिए। साथ ही एंटी टैंक माइंस वैभव इनको भी प्रोक्योर किया जाएगा, और बाकी T-72 टैंक्स, इन्फेंट कॉम्बैट व्हीकल्स, ये सभी हम बाय करेंगे। When is Global Tourism Resilience Day observed each year? Global Tourism Resilience Day प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है February 17। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे 17 फरवरी को एनुअली मनाया जाता है। 2027 में इसका थीम है टूरिज्म रेजिलियंस इन एक्शन फ्रॉम क्राइसिस रेस्पॉन्स टू इम्पैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन।
2027 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रेजिलियंस टूरिज्म के तौर पर मनाया जाएगा। With which country did the Indian Air Force conduct a bilateral exercise in the Indian Ocean region from February 9 to 12? भारतीय वायुसेना ने 9 से 12 फरवरी तक हिंद महासागर क्षेत्र में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, थाईलैंड। इंडियन एयरफोर्स ने एक इन सितु बायलैटरल एक्सरसाइज कंडक्ट की है रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ इंडियन ओशन रीजन में 9 से 12 फरवरी के बीच में, और इसमें इंडियन एयरफोर्स के Su-30 मार्क 1 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया है। What is the total corpus allocated for Startup India Fund of Funds 2.0? Startup India Fund of Funds 2.0 के लिए आवंटित कुल राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 10,000 करोड़ रुपीस। यूनियन कैबिनेट जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर मोदी ने की, इन्होंने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को मंजूरी दे दी है। 10,000 करोड़ रुपए की टोटल लागत से ये फंड बनाया गया है, जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए वेंचर कैपिटल प्रोवाइड कराने के लिए। तो इंडिया की जो स्टार्टअप जनरी है उसको और एक्सेलरेट करने के लिए फंड बनाया गया है। इससे पहले फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप यानी कि 1.0 लॉन्च किया गया था 2016 में, वो सक्सेसफुल रहा। और जो ये फंड ऑफ फंड्स 1.0 था तो एंटायर जो 10,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस था वो 145 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में यूज हो गया। व्हाट इज द टोटल सेंट्रल असिस्टेंस एलोकेटेड अंडर द अर्बन चैलेंज फंड? शहरी चुनौती कोष के अंतर्गत आवंटित कुल केंद्रीय सहायता कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन है 1 लाख करोड़ रुपीस। तो यूनियन कैबिनेट ने अर्बन चैलेंज फंड लॉन्च किया है, टोटल सेंट्रल असिस्टेंस की 1 लाख करोड़ रुपए है। और जो ये सेंट्रल असिस्टेंस है ये पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% कवर करेगा और मैक्सिमम 50%, मिनिमम 50% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है मार्केट से। तो टोटल इन्वेस्टमेंट 4 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा इस अर्बन सेक्टर में अगले 5 सालों में। 2025-26 से 2030-31 तक ऑपरेशनल रहने वाला है ये अर्बन चैलेंज फंड, और 33-34 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। अ मिनिमम ऑफ 50% ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हैज टू बी मोबिलाइज्ड फ्रॉम मार्केट सोर्सेज। मिनिमम 50% जो फाइनेंसिंग है प्रोजेक्ट के लिए, अर्बन प्रोजेक्ट के लिए, आपको मार्केट सोर्सेज से ही लेनी होगी, जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। बाकी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, अर्बन लोकल बॉडीज या अदर सोर्सेज द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। 5,000 करोड़ रुपए का एक डेडिकेटेड कॉर्पस भी यहाँ पर दिया गया है। स्कीम विल प्रोवाइड अ सेंट्रल गारंटी ऑफ अप टू 7 करोड़ और 70% होता है टोटल लोन अमाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम लोन्स। जो पहली बार लोन ले रहे हैं तो 70% जो उनका टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसकी गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, या फिर 7 करोड़ रुपए की गारंटी सरकार देगी। अगर आप सक्सेसफुल रीपेमेंट कर देते हैं फर्स्ट लोन को तो ग्रेड गारंटी 7 करोड़ या 50% ऑफ लोन अमाउंट विल बी प्रोवाइडेड। फंड में क्या क्या होगा? ऑल सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख और मोर, ऑल स्टेट एंड यूनिटरी कैपिटल नॉट कवर्ड अबव, एंड मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और मोर। बाकी जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडीज जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से नीचे है, ये सभी इसमें एलिजिबल रहेंगे। वेयर हैज द यूनियन आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव इनोग्रेट द रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन? केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कि क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है, मुंबई। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रताप राव जाधव ने रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन मुंबई को इनोग्रेट किया है जे हॉस्पिटल कैंपस में। और यूनानी डे 2026 सेलिब्रेशंस को अध्यक्षता की इन्होंने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इनोवेशन एविडेंस इन यूनानी प्रैक्टिस इन मुंबई को भी इन्होंने इनोग्रेट किया है। जो ओरिजिनली स्टैब्लिश किया गया था इसको 1984 में किया गया था, अब इसको अपग्रेड किया गया है 3.84 करोड़ रुपए की लागत से, जो रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट यूनानी मेडिसिन मुंबई है। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी वाज हेल्ड इन विच सिटी? बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी ये जे एन टाटा ऑडिटोरियम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु में हुआ है अंडर डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट फेज 2 एंड 3 के तहत। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट, गंगा रिजुनेशन, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल वाटर कमीशन, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड बेंगलुरु एंड वर्ल्ड बैंक की सहायता से इसको इनोग्रेट किया गया है। अंडर द पीएम राहत स्कीम एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स आर एंटाइटल्ड टू कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू व्हाट अमाउंट? पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना के पात्र पीड़ितों को निम्नलिखित सीमा तक नकद उपचार का लाभ मिल सकता है। सही आंसर ऑप्शन डी है, 1.5 लाख रुपए।
प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पीएम राहत यानी कि रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अस्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम इसको मंजूरी दे दी है इसको लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो उद्देश्य यही है किसी व्यक्ति की जो है जान ना जाए कि उसको इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस नहीं प्राप्त हुई हो रोड एक्सीडेंट के बाद। तो हर एलिजिबल रोड एक्सीडेंट विक्टिम को किसी भी कैटेगरी का हो कैशलेस ट्रीटमेंट उसको दिया जाएगा 1.5 लाख रुपए पर विक्टिम 7 दिन तक के लिए, एक्सीडेंट डेट से 7 दिन तक के लिए। स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा 24 घंटे तक, जो नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केसेस रहते हैं 48 घंटे तक का लाइफ थ्रेटनिंग केसेस में। और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट प्लेटफॉर्म द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। पीएम राहत को मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का है ये सिस्टम। अच्छा, जो हॉस्पिटल्स को रिम्बर्समेंट दिया जाएगा, जो पैसा दिया जाएगा इलाज का, वो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड द्वारा दिया जाएगा। इन केस वेयर द ऑफेंडिंग व्हीकल इज इंश्योर्ड पेमेंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन मेड बाय जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जहाँ पर ऑफेंडिंग व्हीकल का अगर इंश्योरेंस हो रखा है, मतलब जिसके द्वारा एक्सीडेंट हुआ है, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसका कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा। जो अनइंश्योर्ड हिट एंड रन केसेज हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसके लिए बजट देगी। इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 112 हेल्पलाइन को भी इंटीग्रेट किया गया है। द सी बॉक्स इनिशिएटिव प्राइमरली रिलेट्स टू। सी बॉक्स पहल मुख्य रूप से निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज किया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। इस मौके पर यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अन्नपूर्णा देवी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सावित्री ठाकुर ये मौजूद रहे। जो मिनिस्टर ऑफ वुमेन है इन्होंने सी बॉक्स पोर्टल अगस्त 2024 में लॉन्च किया था। एक सिक्योर यूजर फ्रेंडली मल्टीलिंगुअल सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकती हैं जो भी महिलाएं हैं। Which Indian badminton player clinched the men's SL3 gold medal at the BWF Para World Championships in Bahrain? बहरीन में आयोजित BWF पैरा विश्व चैंपियनशिप में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पुरुषों के SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रमोद भगत। बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं, भारत के प्रमोद भगत, इन्होंने मेंस SL3 गोल्ड मेडल जीता है BWF पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इंडोनेशिया के मोहम्मद अल इमरान के ऊपर इन्होंने जीत हासिल की। बहरीन में चैंपियनशिप हुई है। 37 साल के हैं और ये इनका 4th कंसेक्यूटिव सिंगल्स गोल्ड है वर्ल्ड चैंपियनशिप में, और ओवरऑल इनका ये 6th वर्ल्ड टाइटल है SL3 कैटेगरी में। तो SL3 क्या है? कैटेगरी है। इस विक्ट्री के साथ भगत ने चाइना के लेजेंडरी लिन डैन को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 5 मैन सिंगल्स वर्ल्ड टाइटल जीते थे। Which country hosted the first BRICS Sherpa and South Sherpa meeting as part of its 2026 chairmanship of the BRICS grouping? किस देश ने 2026 में ब्रिक्स समूह की अध्यक्षता के तहत पहली ब्रिक्स शेरपा और सू शेरपा बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत ने फर्स्ट ब्रिक्स शेरपा एंड सू शेरपा मीटिंग को होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। भारत के पास ब्रिक्स समिट की चेयरमैनशिप है, 2026 में भारत होस्ट करेगा। इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई सुधाकर दलीला द्वारा, जो कि इंडिया के ब्रिक्स शेरपा हैं, सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक रिलेशंस, साथ ही शंभू एल हकी जो इंडिया के ब्रिक्स शेरपा हैं। जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं शेरपाज इन ब्रिक्स मेंबर इन पार्टनर कंट्री से, जैसे ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, यूएई, इन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। थीम रहा बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह inaugurated the रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 इन विच सिटी? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, चेन्नई। तो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2026 को इनोग्रेट किया है चेन्नई में। 2 दिन के रिसर्च इंडस्ट्री स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि राइस कॉन्क्लेव 2026 आयोजित की गई है। यंग एंटरप्रेन्योर्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्री लीडर्स, एकेडमिया सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। वेयर वॉज द 24th एडिशन ऑफ बसंत उत्सव हेल्ड? वसंत उत्सव का 24वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है, गुरुग्राम। वसंत उत्सव का 24वां एडिशन फरवरी में साई का आंगन, गुरुग्राम, हरियाणा में आयोजित किया गया है CBS कल्चर फाउंडेशन के साथ मिलकर। इस फेस्टिवल में यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड कलबेलिया डांस भी शोकेस किया गया है।
इंडियन क्लासिकल रागास की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने के मिली। थीम स्टेट राजस्थान रहा इस वसंत उत्सव का। लखपति बिटिया योजना हैज बीन अनाउंस्ड बाय विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट। लखपति बिटिया योजना की घोषणा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट ने एक नई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है, लखपति बिटिया योजना, लड़कियों के ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो जो दिल्ली की डॉटर्स हैं उन्हें टोटल असिस्टेंस मिलेगी 56,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट्स में, उनके बर्थ से लेकर जब तक कि उनकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो जाती। आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन स्कीम विल मैच्योर, और बेनिफिशियरी 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी कमा सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को लॉन्च किया है डेयरी सेक्टर में कोऑपरेटिव कवरेज को एक्सपेंड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, महिला एम्प्लॉयमेंट को और मजबूत बनाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन का इनिशिएटिव मिल्क प्रोक्योरमेंट को इंक्रीज करने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव द्वारा 50% तक, प्रेजेंट लेवल से 50% और बढ़ाने तक अगले 5 सालों में। ठीक है, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड की जा सके डेयरी फार्मर्स को। इन एब्सोल्यूट टर्म मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय डेयरी कोऑपरेटिव्स एक्सपेक्टेड टू रीच 1,007 लाख kg पर डे बाय द एंड ऑफ 2028-29, द 5th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंट। जैसे डेयरी वाले होते हैं ना, कई लोग जिनके यहाँ गाय भैंस होती हैं, ठीक है, तो उनसे दूध प्रोक्योर कर सके। जैसे बड़ी बड़ी जो कोऑपरेटिव्स होती हैं, जैसे अमूल है, अमूल भी एक कोऑपरेटिव है, तो ये कई लोगों से बाय करती है दूध। ठीक है, इतना बड़ा सबसे बड़ी कोऑपरेटिव है, तो उसी को डबल करना है लगभग। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2.0 द्वारा इसको फंड किया जा रहा है, व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को। किशोर कुमार चंदिरा मोगन सिक्योर्ड विच मेडल इन द मेंस हैमर थ्रो एट द ओपन मास्टर्स गेम्स आबू धाबी 2026। किशोर कुमार चंदिरा मोगन ने ओपन मास्टर्स गेम्स आबू धाबी 2026 में पुरुषों के हैमर थ्रो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है गोल्ड। तो इंडियन एथलीट्स ने इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है मेंस हैमर थ्रो में ओपन मास्टर्स गेम्स आबू धाबी 2026 में। किशोर कुमार चंदिरा मोगन इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मोहम्मद अंसार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 30+ एज कैटेगरी में। जो किशोर कुमार है इन्होंने टॉप पोजीशन हासिल की है, उनका थ्रो रहा 37.92 मीटर्स का, और जो अंसार उन्होंने 3rd प्लेस हासिल किया है। इंडिया फिनिश्ड द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 न्यू दिल्ली एट विच पोजीशन इन द ओवरऑल मेडल स्टैंडिंग्स। नई दिल्ली में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने समग्र पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट। तो भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 कैंपेन को रैप अप किया है न्यू दिल्ली में। 7 मेडल इन्होंने फाइनल डे पर जीते हैं, और जो आगे देखें तो ओवरऑल जो पिस्टल इवेंट्स में इनकी 33 मेडल उन्होंने जीते। भारत ने मेडल स्टैंडिंग को टॉप किया है। अगर हम ओवरऑल देखें सभी स्पर्धाओं में तो 94 मेडल जीते हैं, जिनमें 51 गोल्ड है, 23 सिल्वर है, 20 ब्रॉन्ज है। अमनप्रीत सिंह ने गोल्ड मेडल जीता 25 मीटर फायर पिस्टल में। इसी तरह स्विफ्ट कौर सामरा, तेजस्विनी सावंत और मैनिनी कौशिक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कंबाइंड। Which company signed MOU with Indian Army to supply carbon fabrics composite materials? किस कंपनी ने कार्बन फैब्रिक और कंपोजिट सामग्री की आपूर्ति के लिए भारतीय सेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है अग्निवस्त्र। तो अग्निवस्त्र जो कि एक प्रीमियर इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कार्बन फैब्रिक्स बनाता है, हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट मटेरियल बनाता है, इन्होंने MOU साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ। तो इंडियन आर्मी के लिए कॉस्ट्यूम वगैरह बनाएंगे ये, जो डिफेंस से संबंधित कॉस्ट्यूम हो। द ऑफिशियल वर्जन ऑफ वंदे मातरम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टैंजास? वंदे मातरम के आधिकारिक संस्करण में कितने छंदीय श्लोक हैं? राइट आंसर ऑप्शन है 6 स्टैंजास। क्यों चर्चा में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी किए स्टेट एंड गवर्नमेंट बॉडीज को, और ये कहा है कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम ये नेशनल एंथम्स यानी कि जनगण मन से पहले गाया जाएगा अगर दोनों ही किसी इवेंट का हिस्सा है। जो ऑफिशियल वर्जन है वंदे मातरम का, इसमें 6 स्टैंजास हैं, 3 मिनट 10 सेकंड में गाए जाते हैं। ऑडियंस को खड़ा होना पड़ेगा जब भी ऑफिशियल वर्जन नेशनल सॉन्ग का गाया जाए या फिर प्ले किया जाए। अगर नेशनल सॉन्ग किसी न्यूज़ रील, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म या ऑडियंस से संबंधित, मतलब फिल्म, डॉक्यूमेंट्री या न्यूज़ रील से संबंधित हो, अगर नेशनल सॉन्ग तब बजाया जा रहा है तब खड़ा होना जरूरी नहीं है। आर्टिकल 51A सब आर्टिकल ए फंडामेंटल ड्यूटी रिस्पेक्ट नेशनल सिंबल से संबंधित है डायरेक्शंस। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कंपोज किया गया
पहली बार पब्लिश किया गया था बंगादर्शन में 1875 में, फिर आनंदमठ में इसको इंक्लूड किया गया 1882 में। म्यूजिक इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया है। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे, इन्होंने अनाउंस किया कि जनगण मन नेशनल एंथम होगा, वंदे मातरम भी जो है इक्वली, हाँ मतलब उसको ऑनर दिया जाएगा। जनगण मन नेशनल एंथम ये रिटन एंड कंपोज है बाय रविन्द्रनाथ टैगोर 1911। ये सब जानकारी आप जानते ही हैं। According to the Global Passports Index by Henley and Partners, India's passport ranked in the world। Henley and Partners के ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार भारत का पासपोर्ट विश्व में 75वें स्थान पर है। तो सही आंसर ऑप्शन सी है। तो भारत का जो पासपोर्ट है वो 75th मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट है पूरे वर्ल्ड में, और जो वीज़ा फ्री ट्रैवल एक्सेस हम प्रोवाइड कराते हैं 56 कंट्रीज़ में प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि हमारे नागरिक 56 कंट्रीज में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो ऐसा ग्लोबल पासपोर्ट्स इंडेक्स में बताया गया है, जो हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा रिलीज किया गया है। तो 10 स्थान की छलांग भारत ने मारी है। हम 2025 की पोजीशन से कंपेयर करें, ठीक है, 2025 में हम 85वें नंबर पर थे, अब 75वें नंबर पर है। हालांकि इस बार हम एक कंट्री कम देख रहे हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री ट्रैवल हमारे द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो वन कम कैसे, देखिए ईरान और बोलीविया ने बंद कर दिया हमें वीज़ा फ्री, लेकिन गैम्बिया ने दिया है, ठीक है। तो एक कंट्री कट गई वहाँ से। इंडिया की रैंक जो 75th है, और भी कंट्रीज़ की है 75th ही, जैसे कोट डिवोर, गैबोन, मेडागास्कर और मॉरिटेनिया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। 199 पासपोर्ट्स को रैंक किया गया है 227 ट्रैवल डेस्टिनेशन के हिसाब से, ठीक है। बिना पासपोर्ट के कितनी कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, तो उस कंट्री का पासपोर्ट सबसे बेहतर माना जाता है, पावरफुल माना जाता है। और ये जो रैंकिंग है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो एक्सक्लूसिव डेटा है उस पर बेस्ड है। सिंगापुर वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, वीज़ा फ्री एक्सेस देता है 192 कंट्रीज़ को। इसके बाद जापान और फिर साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है, 187 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कराने। फिर स्वीडन है, यूनाइटेड अरब अमीरात है तीसरे नंबर पर। In 2024, which country emerged as the world's largest research and development spender according to the World Intellectual Property Organization? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के अनुसार 2024 में कौन सा देश अनुसंधान और विकास पर सबसे अधिक खर्च करने वाला विश्व का देश बनकर उभरा? सही आंसर ऑप्शन बी है चाइना। तो आप इसलिए देखेंगे चाइना पहले पर, फिर यूएस, जापान, जर्मनी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, फिर इंडिया। तो ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो 2.87 ट्रिलियन यूएस डॉलर पहुंचे 2024 में, ऐसा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है। और 3% इंक्रीज देखने को मिला है प्रीवियस ईयर से, और साल 2000 से कंपेयर करें तो लगभग 3 गुना हो चुका है, ऐसा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स डेटाबेस ने बताया है। एशिया का जो शेयर है ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो एक्सपैंड ही हो रहा है, और पूरे वर्ल्ड का 45% शेयर एशिया का है। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडर है, यानी कि जो इस पर सबसे ज़्यादा खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, 785.9 बिलियन यूएस डॉलर खर्च करता है। साल 2000 से कंपेयर करें तो 20 गुना बढ़ा है। यूएस दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर है, अपना भारत 7वें नंबर पर है। हम केवल 75.73 बिलियन यूएस डॉलर खर्च कर पाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 2024 में। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। तो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर कॉर्पोरेशन अमित शाह ने एक ट्रांसपेरेंट, मॉडर्न एंड सिंपल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर आधारित गांधीनगर गुजरात में। तो जो भी डिजिटल कूपन यहाँ पर जनरेट किए जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वो डायरेक्टली बेनिफिशरीज के अकाउंट में चले जाएंगे डिजिटल करेंसी के तौर पर। फिर जो बेनिफिशरी हैं उनको रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, फूड ग्रेन वगैरह लेने के लिए, जो भी फूड ग्रेन की क्वांटिटी उन्हें मिलती है राशन की दुकान पर, फेयर प्राइस शॉप जिसे बोलते हैं, कोटे की दुकान पर जिसे बोलते हैं। The system will address challenges related to biometric authentication and ePOS operational issue while ensuring secure, traceable and real-time transactions. The स्त्री सुरक्षा स्कीम was launched in which Indian state? स्त्री सुरक्षा योजना किस भारतीय राज्य में शुरू की गई? राइट आंसर ऑप्शन ए है केरल। तो केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, इन्होंने ऑफिशियली स्त्री सुरक्षा स्कीम लॉन्च की है, जिसमें मंथली पेंशन 1000 रुपये की अनएम्प्लॉयमेंट वुमेन को दी जा रही है, साथ साथ ट्रांस वुमेन को भी दी जा रही है।
35 से 60 साल की एज होनी चाहिए महिला की। इकोनॉमिकली बैकवर्ड होनी चाहिए, कोई भी बेनिफिट और उन्हें मिल ना रहा हो सरकार से, सोशल वेलफेयर पेंशन स्कीम ना मिल रही हो, और 1000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। Which organization selected Astrom Technologies, Azista Industries and Dhruv Space to develop indigenous small satellite bus platforms? किस संगठन ने स्वदेशी लघु उपग्रह बस प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज, अजिस्ता इंडस्ट्रीज और ध्रुव स्पेस का चयन किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इन स्पेस। तो देखिए 3 इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजीज और हैदराबाद बेस्ड अजिस्ता इंडस्ट्रीज और ध्रुव स्पेस, इन्होंने इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से मंजूरी प्राप्त कर ली है। ये इंडिजीनियस यानी भारत में बनी स्मॉल सैटेलाइट बस प्लेटफॉर्म को डेवलप करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे, अलग अलग पेलोड्स को जो ले जा सके, कैरी कर सके। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस इनिशिएटिव इन स्पेस द्वारा अनाउंस किया गया था अप्रैल 2025 में। फिर जो इंडियन नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज उनसे प्रपोजल मांगे गए थे, कौन कौन इच्छुक है इसे बनाने के लिए। तो ये क्या है? सैटेलाइट बस एज अ सर्विस एक बिजनेस मॉडल है यहाँ पर कंपनी रेडी टू यूज सैटेलाइट बस प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। ICICI Prudential Asset Management Company received approval to acquire up to what percentage of paid-up share capital or voting rights in 8 other banks? ICICI Prudential Asset Management Company को 8 अन्य बैंकों में कितने प्रतिशत तक की चुकता शेयर पूंजी या मतदान अधिकार हासिल करने की मंजूरी मिली है? सही आंसर ऑप्शन सी है 9.95%। तो ICICI बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है, जिसके जरिए ICICI Prudential Asset Management कंपनी एक्वायर कर सकती है 9.95% पेड अप शेयर कैपिटल किनमें? 8 अदर बैंक्स में, जिनमें बंधन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक है, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फेडरल बैंक है, IDFC फर्स्ट बैंक है, HDFC बैंक है, करूर वैश्य बैंक है, RBL बैंक है। Which 2 Indian doctors were selected for the Chang Crandall Humanitarian Award for the year 2026? वर्ष 2026 के लिए चैंग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार के लिए किन 2 भारतीय डॉक्टरों का चयन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश। तो अरविंद आई हॉस्पिटल चेन्नई के चीफ हैं डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद, और अरविंद आई हॉस्पिटल पुडुचेरी चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आर वेंकटेश। ठीक है, इन्हें चांग क्रेंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया 2026 के लिए, जो इनकी सर्विस है, जो कंपैशन है उसके लिए। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन का जो कॉन्फ्रेंस है वाशिंगटन DC, उसी दौरान इनको दिया गया है, और 1 लाख US डॉलर का ये अवार्ड है। विच बैंक अनाउंस द सोल्जरथॉन 2026? किस बैंक ने सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की? राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है, डी, पंजाब नेशनल बैंक। सही कर दूंगा मैं इसको PDF में। तो पंजाब नेशनल बैंक ने PNB सोल्जरथॉन 2026 की घोषणा की है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में द्वारका में। बैंक का 132वां फाउंडेशन डे है उसी के चलते हुए। ठीक है, तो एक नेशन वाइड मूवमेंट है जिसमें सोल्जर्स, वेटरन, सिटीजन्स, यूथ, फिटनेस एंथुसियास्ट ये सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। MD एंड CEO PNB के अशोक चंद्र हैं। Which organization signed an agreement with CSIR to advance human sustenance and performance in extreme environments? मानव जीवन सुरक्षा में सुधार लाने के उद्देश्य से अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास पर मिलकर काम करने के लिए किस संगठन ने CSIR के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है DRDO। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीमेंट साइन किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के साथ, ताकि रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, रिसोर्स शेयरिंग पर कार्य किया जा सके ह्यूमन सस्टेनेंस एंड एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। This partnership will leverage complementary expertise to drive innovation for the design and development of instruments for high altitude survival, human performance restoration, off-grid energy system, and managing waste in challenging terrains. Which organization signed an MOU with Mekon Limited to enhance cooperation in infrastructure and energy sectors? अवसंरचना और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस संगठन ने मेकॉन लिमिटेड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है मेकॉन लिमिटेड के साथ टेक्निकल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी सेक्टर्स में। तो मेकॉन यहाँ पर टेक्निकल एंड कंसल्टेंसी सपोर्ट प्रोवाइड करेगी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस PFC की सब्सिडीज द्वारा प्रोवाइड की जाएगी उनके लिए। द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 वॉज हेल्ड इन विच सिटी? इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये 16 से 20 फरवरी के बीच में भारत मंडपम न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है, और ये पहली बार है जब ग्लोबल साउथ में कोई भी AI समिट होस्ट की गई है। इस समिट का थीम रहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, यानी कि वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल।
अच्छा, इससे पहले भी 3 बार ये सबमिट हो चुकी है। जैसे एआई एक्शन सबमिट हुई पेरिस में फरवरी 2025 में। उससे पहले 2024 में एआई सियोल सबमिट हुई थी 2024 में। और फिर ब्लेट्सले पार्क एआई सेफ्टी सबमिट हुई थी 2023 में। और अब भारत में हुई है। अच्छा, साथ ही सेकंड इंटरनेशनल एआई सेफ्टी रिपोर्ट भी यहाँ पर जारी की गई है। और इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 को भी आयोजित किया गया। 13 कंट्रीज के पेविलियंस यहाँ पर दिखाए गए अलग अलग एआई मॉडल्स, इकोसिस्टम, क्या क्या प्रोडक्ट्स एआई से संबंधित उन्होंने बनाए हैं। और जो ये इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो था, 3 थीमेटिक चक्र पर डिपेंड था ये: पीपल, प्लेनेट एंड प्रोग्रेस। Who has been elected as the president of ICI for the 2026-27 term? 2026-27 कार्यकाल के लिए ICI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रसन्ना कुमार डी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने सीए प्रसन्न कुमार डी इन्हें प्रेसिडेंट चुना है। और सी है मंगेश पांडुरंग किनारे, इन्हें वाइस प्रेसिडेंट चुना है 2026-27 टर्म के लिए। आईसीआई की अगर हम बात करें, स्टैचुटरी बॉडी है। 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना की गई थी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के तहत। मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के तहत ये कार्य करती है। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी भी है। विच बैंक अनाउंस द रीअपॉइंटमेंट ऑफ संजय अग्रवाल एज इट्स एमडी एंड सीईओ? किस बैंक ने संजय अग्रवाल को अपने प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अनाउंस किया है कि आरबीआई ने मंजूरी दे दी है कि हम संजय अग्रवाल को फिर से मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। 3 साल के लिए रीअपॉइंट किया गया इन्हें। 19 अप्रैल 2026 से लागू होगा इनका ये नया टर्म। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। दीपक गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? दीपक गुप्ता को किस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गेल इंडिया लिमिटेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने दीपक गुप्ता, जो कि डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स गेल इंडिया लिमिटेड है, इन्हें चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी नियुक्त किया है गेल इंडिया लिमिटेड में। गेल की बात करें, इसकी स्थापना अगस्त 1984 को हुई थी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के तहत। और केवल ये पर्पस था उस वक्त कि HVJ जो पाइपलाइन है उसको ऑपरेट करे, उसको बनाए। HVJ मतलब हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। 1 फरवरी 2013 को इंडियन गवर्नमेंट ने इसे महारत्न का स्टेटस भी दिया। When is the World Day of Social Justice observed every year? सामाजिक न्याय का विश्व दिवस या विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, February 20। तो वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ये 20 फरवरी को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस द्वारा। पॉवर्टी, एक्सक्लूजन, इनइक्वालिटी के जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाता है और फेयर, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट किया जाता है। 2026 में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 2026 का थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन, ब्रिजिंग गैप्स फॉर सोशल जस्टिस। Which award was won by 2 Bengal academics, शिप्रा मुखर्जी एंड मृण्मय प्रमाणिक recently? हाल ही बंगाल के 2 शिक्षाविदों शिप्रा मुखर्जी और मृण्मय प्रमाणिक ने कौन सा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, AK रामानुजन प्राइज। 2 बंगाल एकेडमिक्स शिप्रा मुखर्जी और मृण्मय प्रमाणिक, इन्होंने AK रामानुजम प्राइज जीता है। दलित वुमेन पोइट है कल्याणी ठाकुर चरल, उनका जो वर्क है जो उन्होंने लिखा है उसको इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया है। इस तरह फर्स्ट बंगालीज बन गए हैं जिन्होंने AK रामानुजम प्राइज जीता है। ये एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज द्वारा दिया जाता है। और इन्होंने आई बिलोंग टू नोवेयर, ये है जो ट्रांसलेटेड वॉल्यूम है जो इन्होंने ट्रांसलेट किया है। बाकी मुखर्जी के बारे में वही बताया कि प्रोफेसर है इंग्लिश की वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी में और प्रामाणिक एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंपैरेटिव लिटरेचर के। Which organization released the 10th year India roadmap titled Technology Services Reimagination Ahead? किस संगठन ने टेक्नोलॉजी सर्विसेज रीइमेजिनेशन अहेड शीर्षक से 10 वर्षीय भारत रोड मैप जारी किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब। नीति आयोग का जो फ्रंटियर टेक हब है इसने 10 ईयर रोड मैप रिलीज किया है जिसका टाइटल है टेक्नोलॉजी सर्विसेज रीइमेजिनेशन अहेड। ठीक है, ताकि इंडिया का जो $265 बिलियन का टेक सर्विसेज सेक्टर है उसको 750 से 850 बिलियन $US तक किया जाए 2035 तक। 5 प्रायोरिटी ग्रोथ लेवर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। पहले है एजेंटिक AI जो कि ऑटोनोमस AI सिस्टम पर फोकस करता है। दूसरा है सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर।
चौथा है इनोवेशन लेड इंजीनियरिंग और पांचवा है इंडिया फॉर इंडिया सोल्यूशन, यानी कि एआई सोल्यूशन बनाना इस तरह के डोमेस्टिक नीड्स के लिए, जैसे गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर। एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड यानी कि एनआईपीएल साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्रीज पे नेट फॉर यूपीआई पेमेंट्स। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने यूपीआई भुगतान के लिए किस देश के पे नेट के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। तो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है पेमेंट्स नेटवर्क मलेशिया STNBST पे नेट के साथ, जो कि मलेशिया का नेशनल पेमेंट्स नेटवर्क है। तो जो QR कोड बेस्ड मर्चेंट ट्रांजैक्शन पेमेंट है वो इनेबल हो जाएंगे इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो जो भी मलेशियंस हैं जो विजिट कर रहे हैं इंडिया को, वो UPI QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, अपने ट्वीट नाउ ऐप को यूज़ करके। इस तरह से जो UPI पेमेंट है अब कई सारी कंट्रीज में अवेलेबल है, जैसे मलेशिया, UAE, नेपाल, मॉरिशस, सिंगापुर, नेपाल, फ्रांस और भूटान। विच स्टेट बिकेम इंडियाज फर्स्ट टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी? भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने व्यापक शहरी नीति लागू की? राइट आंसर ऑप्शन ये है केरल। तो केरल इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने कॉम्प्रिहेंसिव एक विस्तृत अर्बन पॉलिसी लॉन्च की है, ताकि अगले 25 सालों में जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको एक डायरेक्शन मिल सके, तेजी आ सके। और इसमें जो अर्बनाइजेशन है किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाएगा, साइंटिफिक प्लानिंग, गुड गवर्नेंस, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज एंड टाउन्स, तो इसी पर फोकस रहने वाला है। अर्बन एमिनिटीज़ को और किस तरह से हम एक्सेसिबल कर सकते हैं सभी लोगों के लिए, सोशल और स्पेशल इनइक्वालिटीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं। Which Indian Naval Command inaugurated the Milan Village as part of its flagship international naval exercise Milan 2026? भारतीय नौसेना की किस कमान ने अपने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2026 के तहत मिलान विलेज का उद्घाटन किया है? राइट आंसर ऑप्शन है ईस्टर्न नवल कमांड। इंडियन नेवी ने मिलान विलेज को इनोग्रेट किया है ईस्टर्न नवल कमांड में। मिलान 2026 नवल एक्सरसाइज एक इंटरनेशनल नवल एक्सरसाइज है, इसको ये होस्ट करेगा, तो उसी के हिस्से के रूप में ये मिलान विलेज को इनोग्रेट किया गया है। तो इस विलेज में क्या है, वैरायटी ऑफ स्टॉल्स हैं जिसमें नेवल सोवेनिर्स, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम प्रोडक्ट्स ये सभी दिखाए गए हैं। क्राफ्टमैनशिप को शोकेस किया गया हमारे देश के अलग अलग कोनों से, और इंडियन क्यूजीन यहाँ पर हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं जो भी गेस्ट लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक जो सेंटर पीस है मिलान 2026 है वो है मिलान विलेज एम्बॉडीज द थीम कैमरेडरी कोऑपरेशन कोलैबोरेशन। एक्सरसाइज मिलान 26 ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई है। यदि हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस वरीय मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारे PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस PDF कोर्स में आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस कंप्लीट पढ़ाई गई है, ठीक है, आपके इंटरव्यूज में भी काम आएगी और मेंस एग्जामिनेशन में तो काम आएगा ही। इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट पढ़ाई गई है, SSC, रेलवे, स्टेट PCS में इंडियन इकोनॉमी जो क्वेश्चंस आते हैं सब आप कवर कर लेंगे, उनको आप आंसर कर लेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया, इंश्योरेंस के बेसिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही जगह मिल रहा है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। फिर भी कोई डाउट है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169888, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।